सुनो यहाँ पे ध्यान से। भगवान अल्लाह ने इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, बता सकते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949 में आया था। और 1949 में ही एक और एक्ट आया था, ICAI एक्ट। इंडिया में सुनो हल्ला ऋतिका, हल्ला नहीं। RBI एक्ट कब आया? 1934 या 1935? 1934 में आया। और ये इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 1935। RBI का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर। गवर्नर कोई मंत्री नहीं होता है। गवर्नर एक क्वालिफाइड पर्सन जो समझ लो कि सिविल सर्विस एग्जाम देता है, वहां से क्वालिफाई करता है, उसमें पोटेंशियल होता है, तब गवर्नर बनता है। ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग रेगुलेशन है, बातें नहीं करोगे प्लीज, बात नहीं करना। कोई डाउट होगा हमसे पूछेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट दोनों अलग अलग है। RBI एक्ट 1934 है, जहां RBI को सेटअप किया गया विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि थ्रू द पार्लियामेंट सेटअप किया। कोई भी जब एक्ट बनता है तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक प्रोसेस होता है, उसके अनुसार बनता है। इस दोनों में आपको दिख रहा होगा एक ईयर का, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस है और एक प्री इंडिपेंडेंस है। RBI एक्ट 1934 प्री इंडिपेंडेंस में बना, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, जहां बैंक को रेगुलेट करने की एक लॉ बनी गई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मतलब क्या हुआ कि जहां जो भी बैंक इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कर रही है, इधर वो फॉरेन बैंक हो या डोमेस्टिक बैंक हो, जो भी बैंक इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कर रही है उनको बैंक के लॉ के अनुसार फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या आप जानते होंगे कि कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट बता सकते हैं क्या आया, कब आया? 2000। देखिए कंपनीज एक्ट बैंक के पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आप बैलेंस शीट जैसे अकाउंट्स के टर्म में बात करते हैं कि जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट हो गया वो कंपनी एक्ट में जो मेंशन है उसके अनुसार बनता है। आप लोगों को ये पढ़ना भी है कंपनी का बैलेंस शीट। लेकिन जो बैंक का बैलेंस शीट या बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अलग सिस्टम होते हैं। और बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेटिंग किया गया है वो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब कि कोई कंपनी जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चाहे वो NSE पे हो या PSE पे हो, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, वो सारा कंपनी लॉ 2013 को फॉलो करेगा। लेकिन जो बैंकिंग बिजनेस करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको फॉलो करना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आपका सवाल हो कि सर SBI तो कंपनी भी है, उसके भी तो शेयर्स हैं, और SBI बैंक है जिसका बैंक में पब्लिक डिपॉजिट करता है, बैंक के कोई लोग बोरो करते हैं। तो SBI के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो बैंक से रिलेटेड है, वहां पर वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करेंगे। बट SBI शेयर भी इशू कर रही है, SBI के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, तो वहां जो रेगुलेशन आएगा वो सेबी का आएगा। किसका आएगा? सेबी का आएगा। और वो बैंक जो है जो शेयर मार्केट में काम कर रही है, उसको कंपनी एक्ट 2013 के जो नियम है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेबी का भी एक एक्ट आया था, किसी को पता है सेबी एक्ट कब आया था? कब आया था? 1992 को आया था। कब आया था? 1992। अब यहाँ पर
हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैंक के बारे में। खासकर बैंक का मतलब कि सर इंडिया में जो बैंक है ना, तो एक जो बैंक है जो बैंकों का बैंक कहलाएगा उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक में कौन आएगा? आरबीआई। एक है जो जिस बैंक में पब्लिक का डिपॉजिट या पब्लिक बोरिंग्स करते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये बैंक नेशनलाइज है। क्या है? नेशनलाइज बैंक। और बैंक में जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण होता है, ये नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। कब हुआ था? और ये 1969 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। नेशनलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा इंडिया में रूरल बैंक भी है, ग्रामीण बैंक बोलते हैं। जैसे बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखते होंगे, बहुत सारा रूरल या कोऑपरेटिव बैंक सब है। तो कोऑपरेटिव बैंक या जो रूरल बैंक है उस बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई नहीं आता है, उस बैंक को रेगुलेट करने के लिए आता है नाबार्ड। कौन आता है बेटा? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म जानते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल। आप समझिए ध्यान से, जो यहाँ सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक में कौन आ गया? आरबीआई। आरबीआई ध्यान रखिएगा बैंकों का बैंक आप जानते होंगे, इसके पास सोल ऑथोरिटी है कि इंडिया में जितनी भी कॉमर्शियल बैंक होंगी या कोई नए बैंक आने हैं या किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करना है, ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। इंडिया में अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन है। वो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके हेड है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिजिकल पॉलिसी लाकर इकोनॉमी को बैलेंस करती है। कौन सी पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें होती है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो बातें होती है बजट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बजट के थ्रू होता है। बजट हर साल 1 फरवरी को आता है। हमें आगे के चैप्टर में बजट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें फिजिकल पॉलिसी कैसे इकोनॉमी को बैलेंस करें, गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू है, क्या उसके एक्सपेंडिचर है, वो डिस्कस करना है। लेकिन दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है वह है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी लाती है वो मनी से रिलेटेड लाती है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बढ़ाना चाहिए, कहाँ कम करना चाहिए, लोन के मार्जिन को क्या करना है, ये सारी कहानी, इस सारी पॉलिसी को लाने वाला है आरबीआई। कौन है? आरबीआई। और आरबीआई जो पॉलिसी लाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो सवाल आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल समझते हैं ना, स्टेबल रखने के लिए इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लाती है, तो आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, जिसमें मंत्री होता है। ध्यान रखिएगा सरकार बदल जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड बदल जाएगा। सरकार गिर गया मान लो या सरकार बदल गया तो उसका हेड क्या होगा? बदल जाएगा। फिर वो अपना बजट अपने अकॉर्डिंग लाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक के अंडर में आता है आरबीआई, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करता है। बट आरबीआई इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। आपने पढ़ा होगा बीएसटी में, ये 11th में स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या आता है? आरबीआई। आरबीआई द सेंट्रल बैंक जो पार्लियामेंट से पास होकर बना है। तो सरकार के गिरने से, सरकार के बदलने से उसका गवर्नर चेंज नहीं होगा। उसके पीरियड टर्म्स होते हैं जिस टर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। कौन क्या पॉलिसी लाती है? आप देखिए ध्यान से, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, कोई भी मार्जिन हो गया, एनी टाइप्स ऑफ रेट जो बैंक से हमको चार्ज करना है या बैंक चार्ज करेगी मार्केट में,
ये सारे रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। बैंक की सारी एक्टिविटी का जो डिसीजन है वो कौन लेता है? आरबीआई। आरबीआई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है, असिस्ट करता है, एडवाइस करता है। और गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ रहता है? आरबीआई में। कहाँ रहता है बेटा? आरबीआई में। इंडिया का अगर समझ लो कि एक पिलर समझते ना, इकोनॉमिक पिलर, तो इकोनॉमिक पिलर में आपका आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक के इतिहास में इंडिया में कोई भी कॉमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक के हिस्ट्री में इंडिया में कोई भी कॉमर्शियल बैंक कोलैप्स नहीं किया है। अब कोलैप्स अगर कोई चीज नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो कंट्रोल करने वाला है ना, वो प्रॉपर सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, गाइड करता है, असिस्ट करता है कि बैंकिंग सिस्टम हमारा बना रहे। दैट्स व्हाई पीपल ऑफ अ कंट्री जो इंडिया के हैं उनका ट्रस्ट बैंक पे होता है और बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि कॉमर्शियल बैंक को ये कोलैप्स नहीं किया है। इंडिया में कोई ऐसे कोऑपरेटिव बैंक है जो कोलैप्स किए हुए हैं, बट इंडिया का जो कॉमर्शियल बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, वो कोलैप्स नहीं किया। अब आपका सवाल होगा सर, कहीं हिस्ट्री में किसी और कंट्री में ऐसा हुआ है घटना कि कोलैप्स कर गया होगा? यस, बहुत जगह हुआ है। अमेरिका का एग्जांपल है 2008, याद रखिएगा ये 2008 में, सुनो प्लीज, लेहमन ब्रदर्स नाम का बैंक जो अमेरिका का था वो कोलैप्स कर गया था, क्योंकि उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी, जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया, अमेरिका का फेडरल बैंक है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल बैंक। वो तो उसने पॉलिसी प्रॉपर नहीं बनाया, दैट्स व्हाई लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया। एंड 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। क्या पूछ रहे हैं आप? कुछ पूछ रहे हैं? मुझे यहाँ भी तो सिंडिकेट हुआ था। सिंडिकेट क्या? इंडसिंड या यस बैंक का एग्जांपल सोचोगे। यस बैंक तो ऐसा हुआ है, देखिए यस बैंक कोलैप्स नहीं किया, यस बैंक कोलैप्स होते होते बच गया। मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन का यस बैंक में मान लो 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनका पैसा डूब गया या कुछ मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। अब आपका सवाल होगा सर, मान लेते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस ऐसा आता है जहां एक समय ऐसा आता है कि सर कोई नेशनलाइज्ड बैंक कोलैप्स कर गया इंडिया का, कैसे कोलैप्स करता? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछे। जैसे मान लो कि बैंक ने, प्लीज सुनिए ध्यान से, बैंक ने लेंडिंग बहुत ज्यादा कर दिया और लेंडिंग करने का जो पॉलिसी, जो सिस्टम या प्रोसेस है वो बहुत ही लिबरल है। लिबरल इन द सेंस कि आप सिक्योरिटी दिखाते हैं, आपको लोन मिल जाता है। सेम सिक्योरिटी मिस्टर एक्स दिखाया और मिस्टर वाई भी वही सिक्योरिटी दिखाया, बट उस प्रॉपर्टी का या उस जो सिक्योरिटी है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे। बैंक में ऐसी फर्जीवाड़ा बहुत हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कोई कई बैंक में मैनेजर से उसका साठगांठ है, मैनेजर ने फ्रॉड कर दिया, ऐसा हो गया। तो अगर बैंक ऐसा सिस्टम लगाता है विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, लाइक लैंड, अब एक लैंड का 5 पेपर बना लिया कोई फेक, अब मिस्टर एक्स भी जा रहा है, मिस्टर वाई भी जा रहा है, जेड भी जा रहा है, ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, तो सिक्योरिटी वैल्यू मान लो कि 10 करोड़ की है। कितने की है? और मान लो मार्जिन है आपका 20%। मार्जिन का मतलब है कि 20% का मतलब कि हम आपको 10 करोड़ का 20% कम करके 80% दे देंगे। तो बैंक कितना लोन दे रहा है? एक पे 8 करोड़ दे रहा है ना। अब एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन लोन लेने वाले तो 5 है ना, तो 5 का मतलब 8 5 जब 40 करोड़ का लोन डिसबर्स हो गया। कितना लोन डिसबर्स हो गया? लेकिन गवर्नमेंट बैंक के पास कितना प्रॉपर्टी, कितना वैल्यू का प्रॉपर्टी है? 10 करोड़ का ही ना। और सपोज को जिसने लोन दिया वो जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो अमाउंट ऑफ लोन है, उसका मिसयूटिलाइजेशन करके बर्बाद कर दिया। अब सपोज इस ऐसा सिचुएशन जब आता है तो बैंक क्या करती है? ऑक्शन करती है ना प्रॉपर्टी का। अब ऑक्शन करने जाएगी तो बैंक ने 40 करोड़ का लोन दे रखा है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी एक्चुअल में है कितने के? अब बैंक ने जो दिया वो 40 करोड़ चला गया, बट आया आपको लगभग 10 करोड़ ही आया ना। तो अब बात ये हो रही है कि जो आपने लोन दिया होगा वो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आया होगा ना, उसको डिपॉजिट कह दीजिए। याद होगा ना, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। याद? तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? जो सेवर्स पैसा जमा करता है,
अब जिसने पैसा जमा किया वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी के एसेट्स है, लायबिलिटी है। तो कहने के बैंक को जो पैसा मिला होगा उसी में से लोन दिया होगा। तो मान लो बैंक को 50 करोड़ का पैसा मिला, उसने 40 करोड़ लोन दे दिया, वो 40 करोड़ आने वाला नहीं है। तो जिससे हम 50 करोड़ लिए हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना, और मेरे पास प्रॉपर्टी तो 10 करोड़ का ही आया, तो मेरी लायबिलिटी 50 करोड़ की है, और जो सिक्योरिटी है कितने करोड़ की है, 10 करोड़ की। यहाँ लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स क्या है, इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन क्या होता है, लायबिलिटी एक्सीड्स ओवर द एसेट्स। अब आपने जिससे डिपॉजिट लिया उसको तो लौटाना पड़ेगा, अब लौटाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, जो पैसा लिया लोन के रूप में भाग गया, तो उसका आप प्रॉपर्टी ले लिए, प्रॉपर्टी आपका 10 करोड़ का ही आया। तो यहाँ पर आप इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन यानी बैंकरप्सी पे चले जाएंगे। दैट्स द सेम एग्जांपल वाज हैपेंड इन द लेमन ब्रदर्स। ये एग्जांपल कहाँ हैपेंड हुआ था, लेमन ब्रदर्स में, उसका इसके कारण कोलैप्स हो गया। अब सपोज से इंडिया में खुदा ना खास्ता रेयर ऑफ रेस्ट केस में कोई नेशनलाइज्ड बैंक कोलैप्स करता है, उसमें अब बताओ एक इंश्योरेंस का सिस्टम होता है। मान लेते हैं कि मिस्टर ए के पास 1 करोड़ रुपए है, कितने हैं, ये गया और एसबीआई में अकाउंट खुलवाया और वहां 1 करोड़ का उसने क्या कर दिया, एफडी कर दिया, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, मिस्टर बी के पास 1 करोड़ है, वो गया और 20 ऐसे 20 नहीं समझो, हाँ 20 मान लो कि बैंक में 20 टाइप ऑफ बैंक जो है उसमें हर में 5-5 लाख रुपया जमा कर दिया। समझ में आ रही है, ए और बी के पास कितने पैसे हैं, ए पूरा का पूरा पैसा तो कहाँ रख रहा है, एसबीआई। इसके पास भी कितने हैं, ये कितने बैंक में डाल रहा है, कितना लाख, 25 का 100 हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि बैंक सारा बैंक कोलैप्स हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, बट एग्जांपल लेते हैं, कोलैप्स हो गया। अब कोलैप्स हो गया तो यहाँ ए का स्थिति और बी का स्थिति में हालत खराब हो गया। बीच में इंश्योरेंस कंपनी आती है, आरबीआई बोलता है कि भैया इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा हर डिपॉजिटर्स का। जो सेविंग या डिपॉजिट्स का मतलब वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, कोई भी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट नहीं आएगा। जैसे आपको पता होगा कि जो मनी सप्लाई में क्या आता है, सिर्फ प्राइमरी डिपॉजिट सेविंग वाला पार्ट आता है, टर्म डिपॉजिट मनी सप्लाई में नहीं आता। यहाँ सारा टाइप का डिपॉजिट जो है वो आ जाएगा। तो जनरली होता है क्या ना कि आपका जब डिपॉजिट बैंक में है तो उस बैंक में आपका इंश्योरेंस हो जाता है 5 लाख रुपए। कितने लाख का, अब अगर सपोज करो कि एक मतलब कि सारा बैंक कोलैप्स हो गया तो 1 करोड़ तो एक आ गया, इसको इंश्योरेंस के रूप में कितना रुपया मिलेगा, 5 लाख। बी कितने बैंक में जमा रखा, 20 बैंक में 5-5 लाख कर दिया था। मान लीजिए कि हमने सब कोलैप्स कर गया, सभी बैंक से उसको 5-5 लाख मिल जाएंगे, सभी बैंक से उसको कितना मिल जाएंगे, इसको 1 करोड़ का 1 करोड़ मिल गया। जब हेवी अमाउंट हो तो एक बैंक में मत रखिए, रेयर 0.00001% कोई चांस कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई हो गया तो क्या होगा, है कि नहीं। चलिए अच्छा, ये बुआ समझो, ये समझ गया बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का। बैंक में जैसे आप जानते होंगे कॉमर्शियल बैंक जो है उनके पास अपना पैसा नहीं होता है। कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई बोथ क्या है, मनी सप्लायर है। आरबीआई एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बता सकते हो, मतलब क्या है कि इनके पास अपना मनी नहीं है। मनी सप्लाई कौन सा फॉलो करता है, हमेशा गलत कर देते हैं आप लोग। मनी सप्लाई कौन सा फॉलो करता है, स्टॉक कौन से फॉलो करता है, ठीक ना। डिफरेंस है, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक वो एक रीजनल बेस होता है,
कॉमर्शियल बैंक नेशनल बेस होता है, सेंट्रलाइज होता है, हर जगह का अलग अलग कोऑपरेटिव, जैसे वैशाली कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुनते होंगे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े 11th में पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सहकारी हिंदी बोलते हैं, तो वो अलग है। उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर बैंक ओपन कर लिए, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन तो जो लाइसेंस लेते थे, लेकिन उनका एक रीजनल बेस होता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं चलते हैं, उनके अलग, वो करेंसी इशू नहीं करते हैं, वो मतलब कि उनका अलग काम होता है। तो लेकिन कॉमर्शियल बैंक की जब बात करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक का एक्सटेंशन ज़्यादा होता है, उसका एक हेड ऑफिस है जो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, वो बड़े अमाउंट पे लोन भी सैंक्शन कर रहा है, चेक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन कॉमर्स जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट से बियॉन्ड नहीं जा सकता। कॉमर्शियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करेगा, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करता है जो 1956 में बना था। ठीक है, यहां देखो आपने ये पढ़ा होगा मनी क्रिएशन, क्या पढ़ा होगा? मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। बताओ डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या डिपॉजिट आता है पीयूष तुम बताओ? 2 एलिमेंट आता है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। वेरी गुड। अच्छा ये डिमांड डिपॉजिट अगर लिखा रहे, आप बताओ, तुम पीयूष बताएगा, ये जो डिमांड डिपॉजिट लिखा रहा है इसको आप क्या बोलोगे? नेट की ग्रॉस। वेरी गुड, नेट। और ये मनी सप्लाई का पार्ट होगा। तुम बताओ आशुतोष, ये प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? कहां तुम्हारा कान है जी? प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? लोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सुनो ध्यान से। मान लो बैंक में डिमांड डिपॉजिट आया 1000 का, बैंक ना लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करती है, याद है? लीगल रिजर्व रेशियो एड इशू। बताओ लीगल रिजर्व रेशियो में क्या क्या आएगा? लीगल रिजर्व रेशियो में क्या क्या आएगा? हम तुमको नोटिस कर रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे थे तुम फोकस नहीं कर रहा है, दांत निकाल के हंस रहा है, गुस्सा नहीं चला। अमित तुम बताओ क्या क्या आएगा? LRR में क्या क्या आता है? उमंग तुम बताओ, उमंग क्या क्या आएगा? लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें क्या क्या आएगा? उत्कर्ष तुम बताओ। चलो ऋषभ तुम बताओ बेटा क्या क्या आएगा? CRR और SLR। ऋषभ कौशिक बताओ CRR क्या होता है? CRR क्या होता है? ठीक है, थैंक यू। ये ऑल्सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब। हम केशव साही जी ऑफिशियल, साही जी ऑफिशियल, केशव साही फॉलो करें इंस्टाग्राम केशव साही। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व वेयर बैंक डिपॉजिट देयर रिजर्व विद द RBI। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
वेयर बैंक मेंटेन रिजर्व विद देमसेल्फ, ठीक है ना। राइट नाउ सीआर कितना परसेंट है और एसएलआर 18%। समझो ध्यान से। 33 है शुरुआत में, अगर बैंक मान लो कि एसएलआर जो एलआरआर है वो 20% है, मान लेते हैं, तो एक जगह 20% कितना हो गया? बैंक कितना लोन सैंक्शन कर सकती है? 800। फिर ये 800 डिमांड का पार्ट हो जाएगा। तो जो लोन सैंक्शन बैंक कर रही है वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, तो वो भी तो डिमांड का पार्ट हो गया। अब 800 का फिर आप एलआरआर 20% बताओ कितना आएगा? 160 आ जाएगा। कितना बैंक अब फिर लोन दे देगी? फिर 640 यहाँ आ जाएगा। इसका 20% कितना आएगा? अच्छा खासा आएगा, इतना ही आएगा। घटा के बताओ। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे क्या है ना, मान लो कि हमारा 1000 का डिमांड डिपॉजिट हुआ। अब जितना बैंक में पैसा डिमांड रहता है, बैंक पूरा का पूरा लोन सैंक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि आरबीआई ने क्या बोला कि तुम अगर पूरा लोन दे देगा तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ऑन डिमांड कोई पैसा मांग रहा है तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना पैसा। डिमांड डिपॉजिट या डिपॉजिट जो उसका डिमांड पब्लिक कर सकता है। तो आरबीआई बोला कि तुम कुछ पैसा मेरे पास रखो और कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखो, कि जब कोई डिमांड करने आएगा तो तुम उस रिजर्व से दोगे। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जिसने पैसा जमा कर रखा है वो सारा पैसा एट ए टाइम नहीं निकालता है। तो आरबीआई ने बोला कि तुम ऐसा होगा 20% का रिजर्व रखोगे। तो मेरे पास अभी 1000 का डिमांड डीडी है, कितना है? 1000 का। अब बैंक को अगर लोन सैंक्शन करना है 1000 पे, तो 20% का रिजर्व सेट असाइड करेगा ना। सेट असाइड मतलब क्या होता है? साइड में रख देगा। भैया फोकस, उत्कर्ष फोकस नहीं कर रहा है। जब पूछते हैं एलआरआर तो बोलवे नहीं करता है। कैसे काम चलेगा भाई? कैसे टेंशन हो गया तुमको? कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है आपको? मनी बोलना क्या है? कॉन्सेप्ट मनी का है। ए अनुष्का, तुम भी बात करो। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं सबसे पूछेंगे। हम कहाँ थे? सुनिए, प्रैक्टिकली सुनिए, बहुत इजी है। 1000 का डिमांड डिपॉजिट आया है। कितने का आया? 1000। मतलब क्या होगा बताइए? इजी मेथड क्या है कि डिमांड डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट बैंक में है उसका पब्लिक जो है कभी भी डिमांड कर देगा, क्योंकि पैसा उसी का बैंक में जमा है, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट हो या सेकेंडरी। अगर बैंक ने किसी को लोन दे दिया तो पब्लिक को लोन दिया, पब्लिक को डिमांड कर सकता है बैंक ने लोन हमको दिए जो पैसा लाइए। तो 1000 में अब बताइए कि बैंक को एक गाइडलाइंस मिला, किससे मिला? आरबीआई ने बोला कि तुम एक काम, जितना भी डीडी बनेगा ना उस डीडी का तुम 20% रिजर्व को सेट असाइड करेगा। रिजर्व का मतलब कोई फंड जिसको सेट असाइड करके हम रखे रहते हैं कि बाद में उसका यूज कर लेंगे। तो बैंक ने क्या किया? 20%, 1000 का 20% 200 उसने क्या कर लिया? रिजर्व रख लिया। कितना बच गया? यानी बैंक के पास कितना पावर है लोन देने का? 800 का गया। अब ये 800 भी जो है साक्षी आप समझिए, ये 800 क्या कहलाएगा? लोन डीडी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? सेकेंडरी डिपॉजिट में आएगा। तो जब सेकेंडरी डिपॉजिट में आएगा तो डीडी का पार्ट हो गया। तो फिर ये 800 हमने यहां रख लिया, यहां गया। अब ये 800 जब फिर डीडी बन गया, फिर इसका भी तो 20% रिजर्व कर देना पड़ेगा सेट असाइड। अगर से वो पूरा ही बैंक से निकाल के ले गए तो लोन लिया। देखिए बैंक में एक, हाँ प्लीज लिसन केयरफुली, बैंक में एक बोरोवर्स या एक डिपॉजिटर नहीं होता है। अब मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक मिस्टर एक्स का इंश्योरेंस करवाया 1 करोड़,
और एक ने इंश्योरेंस का पहला प्रीमियम जमा किया, वो मर गया, मान लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर वो दिया प्रीमियम 1,050,000 का मान लेते हैं, दिया प्रीमियम, 50,000। अब बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना लौटाया? 1 करोड़। तो बोलेगा ऐसा तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी तो डूब जाएगी। प्रीमियम या पॉलिसी एक इंसान नहीं करवाता है, न्यूमरस रहते हैं। उसी प्रकार बैंक में डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स जो है न्यूमरस रहते हैं। हमने मान लो कि 1 लाख जमा किया, हम कल पूरा 1 लाख निकाल लिए, तो ऐसा मतलब थोड़ी कि बैंक जीरो, बैंक का बैलेंस जीरो हो गया बैंक का। उसका पब्लिक का पैसा तो और का होगा ना, किसी ने लैंड बेचा, किसी ने प्रॉपर्टी बेचा। हम क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? ओवरऑल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरऑल की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई ना? एक इंसान का नहीं। तो आपने सोचा कि सर हम लोन दिया, उस पूरा लोन निकाल लिया, ठीक है। लोन जब बैंक बिजनेस लोन देती है, क्रेडिट कार्ड लोन देती है, तो क्रेडिट कार्ड का पैसा एक बार में कोई यूटिलाइज कर लेता है क्या? नहीं करता है। वो जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है वैसे यूज करता है। आपको बिजनेस, आपको अगर बिजनेस लोन मिल रहा है तो पूरा बिजनेस लोन का पैसा एक बार में यूज कर लीजिएगा। किसी को हाउसिंग लोन मिलता है, होम लोन समझते हैं ना, तो होम लोन मिला तो एक बार पूरा पैसा होम लोन का निकाल लेगा? नहीं निकलेगा। वो आपको जैसे जैसे घर बनेगा ना, वैसे वैसे लोन का पैसा यूटिलाइज होता है। और ये जो पैसा यूटिलाइज होता है, जो लोन का पैसा, वो चेकेबल ट्रांसफर होता है, इसकी क्रेडिट एंट्री होती है। यानी लोन का पैसा आप कैश में नहीं निकाल सकते। हमने लोन, हमको बैंक ने दिया, हम अगर इसको पेमेंट करेंगे तो चेक से पेमेंट करेंगे। ये भी पैसा कहीं बैंक में रहेगा, चेक जो है घूम रहा है। समझ में आ गया? लोन लेगा तो पूरा घर बना रहे तब तो एक मिनट। जो पर्सनल लोन लेगा, हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक में न्यूमरस अकाउंट होते हैं। साक्षात तुम पूरा पैसा निकाल लेगा, लेकिन सब निकाल लेगा। हाँ? नया नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखो, ये हुआ, यहाँ जो लोन सैंक्शन हुआ, EBDT का पार्ट हो गया, ये यहाँ आ जाएगा। फिर बैंक इसका कितना % रिजर्व कर लेगी? 20%। जो बचेगा वो लोन के लिए अवेलेबल हो जाएगा ना। कितना आ गया? फिर इसका पैसा 20% यहाँ रख लेगा बैंक, फिर जो बैलेंस बचेगा वो करेगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये समझ में आ रही है? तो अच्छा है, जो बूढ़ा आदमी मरने वाला होगा उसका लाइफ इंश्योरेंस करा दे। यहाँ पर यहाँ देखो, तुम दोनों रिसाब, तुम और साक्षी निकलो तो वहां से पहले निकलो, जल्दी। पंचायती बस बैठा लेता है। क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकता है। बैठ यहाँ पे, बैठ जाओ। रिसाब सुधरने वाला नहीं। तुम काहे ज्यादा इतना ओवर सैचुरेशन रहता है? तुम अपना गर्दन को सीधा ऐसे रखेगा, घुमा लेता है तब। ए सुनो, जो बैंक कुछ रिजर्व रख के लोन सैंक्शन करने जा रही है, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं बैंक के द्वारा बनाया गया मनी है, जिसको बोलते हैं मनी क्रिएशन। एक मिनट, जो सेवर्स पैसा बैंक में जमा करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? जो बैंक लेंडिंग करती है, मनी लेंड करती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। जब डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है तो इसमें प्राइमरी डिपॉजिट प्लस दोनों आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए? रुक जाइए प्लीज। और आप हमसे पूछेंगे, आप इनसे नहीं पूछेंगे, और आप इनको जवाब नहीं देंगे। बोलिए सर से पूछो। नहीं, रुको। बुक है सबके पास? ये पढ़ो तो स्क्रीन पे। आप पूछिए, आप पूछना चाह रहे हैं ना? एक मिनट सर, मानिए कि एक ही बार में पूरा जनता आ गया, ये हो सकता है ना कि रूमर्स फैल के बैंक बंद हो जाए। प्रैक्टिकल 800 रुपए का लोन दिया, जो लोन दे दिया उसके बाद नहीं तो 60 रुपए डिजाइन कर लिया, 520 रुपए, वो 520 रुपए उसको लोन मिला, उसको कैसे दे सकता है? वो पैसा
वो बैंक के अकाउंट में चला गया, तो डीडी का पार्ट हो गया। पैसा कैश में कहीं हमने डिस्बर्स नहीं किया, वो पैसा अकाउंट में नहीं पास हुआ, पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसका कुछ रिजर्व रख लेंगे, फिर हम उसी पैसे में लोन क्रिएट करेंगे। बैंक फिर 520 रुपये फिर से लोन 20% को 4 बजे 25 का दे। अगर सुनिए ध्यान से, 20% अगर रिजर्व रखना है तो बैंक 5 गुना लोन दे देगा। 10% अगर रिजर्व रखना है तो बैंक 10 गुना लोन देगा। 5%, क्योंकि जितना कम रिजर्व रखेंगे उतना ज्यादा लोन सैंक्शन करेंगे। जितना ज्यादा रिजर्व रखेंगे उतना कम लोन सैंक्शन होगा। 20% अगर रिजर्व है तो 5 टाइम्स 25 1 के मल्टीप्लायर होता है, वो अपनों को बढ़ना है, इसलिए K को मल्टीप्लायर बोलते हैं। K इक्वल्स होता है 1/CRR। 1/CRR इज इन परसेंटेज, तो 1/10% करोगे तो 1 × 100/10 होगा, कितना आएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा। तो 10% अगर CRR है, कितना परसेंट? 10%। तो 10 गुना लोन देगी। अगर 5% CRR है तो 1/5% 20 गुना होता है। 20 गुना 20% CRR है तो yes, lower the CRR, higher the DD। मतलब उसका डिमांड क्या होगा? ज्यादा हो सकता है, बैंक ज्यादा लोन सैंक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब क्लास के बाद कर लीजिएगा, बात करेंगे। वो स्क्रीन में पढ़ो पहले स्क्रीन में पढ़ो तो पूछेगा मोबाइल का। वीडियो गाइस, आज का वीडियो बस यही तक था। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, पेज का नाम है केसर साड़ी। गाइस लीची खाइए, काशी में लीची ठीक पढ़ लिया? नहीं ना पढ़ा? अब शांति से रहो, यहाँ देखो पहले स्क्रीन पर। मनी क्रिएशन कोई और दिक्कत है? यहाँ देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो स्क्रीन पर टेबल जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा रीड करके समझिए तो क्या लिखा हुआ है। एक शांति से, सबको नहीं समझ पाया होगा। जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करो। किसी के पास 500, 200, 1000, 10,000 का कुछ है? चलिए आप आइए तो यहाँ बेटा, आप आइए, आइए। ये हमारे डिपॉजिटर प्राइमरी सर। चाबी लगाओ पड़ेगा। हाँ जी सर, कुछ दीजिए पैसा। कुछ भी नहीं है। देखिए ये 1000 का 1000 हमारे यहाँ डिपॉजिट कर दिया। बताओ इसको क्या बोलेंगे? पीडी की एसडी? पीडी बोलेंगे। अब आप आइए, ये व्यापार करना चाहते हैं और ये हमारे पास लोन लेने आए हैं। मेरे पास आ गया ना पैसा, कितना लोन चाहिए? 9। मान लेते हैं हमने 10% यहाँ पर रख लिया रिजर्व। अरे यार प्लीज सुनो यार, समझो ना, बात नहीं समझ रहा है। इजी टॉपिक है, टफ हो जाएगा। ये 10% रख लिए, आपको हम रिजर्व के लोन देते हैं। लोन का हमने इसका एक अकाउंटिंग भी पास कर दिया,
लोन अकाउंट बैंक में ही रहेगा ना, पैसा कहाँ रहेगा? जाइए, लोन मिल गया आपको, जाइए। सर ये आप इंश्योरेंस का बोले तो एक जैसे बात करें, मुझे प्लीज, इनको कितना लोन दिए थे? इन्होंने कितना जमा किया? 1000। ये हमसे कितना फ्यूचर में पूरा पैसा टोटल मांग सकते हैं? 1000। ये कितना ले सकते हैं लोन? ये कैश नहीं निकाल सकते। तो ये भी डीडी का पार्ट का लेगा, ये भी डीडी का डिमांड। हाँ बोलो। सेविंग अकाउंट में चेक से सेविंग अकाउंट में डाल लोन का पैसा सेविंग में नहीं जाता है, दिया। ऐसा रहेगा तो क्या होगा समझिए, बैंक होम लोन को लिया, सेविंग में रख लिया और सेविंग का पैसा से शेयर खरीद लिया। नहीं समझा? क्रोनोलॉजी समझा? क्रोनोलॉजी समझो। किसी ने 9% पे होम लोन ले लिया 50 लाख का, वो घर नहीं बनवाया, घर बनाने में बहुत देरी कर रहा है, तो पूरा का पूरा होम लोन का पैसा आपने सेविंग में डाल दिया। पहले लोन अकाउंट बनेगा, वो मान लो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, मान लो, लेकिन वो लोन का पैसा कहाँ डाल दिया? और उसको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा भी चल रहा है, हम क्या करते हैं पूरा 50 लाख को शेयर मार्केट लगाते हैं। 9% लोन का मतलब हुआ 1 साल में 9% देना है। शेयर मार्केट तो कभी कोई ऐसा होता है कि 1 महीना में 20% बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है होम लोन के केस में, समझ गए? छोड़िए वहां पर बात करिए। इनका 900 और इनका 1000, टोटल कितना डिपॉजिट हो गया? 1900। जो 1000 था 900 हो गया, अब लोन जो 900 हो गया। अब कोई और आ जाओ, रूपक कुमार आ जाओ। ये प्रोसेस समझिएगा, वीसा ले चुका है इतना, इनको भी लोन चाहिए। क्या चाहिए? कितना चाहिए? अरे बोलो ना। 90। आप देखो ये मांग रहा है 2000 का लोन, हम नहीं दे सकते। हमने इसको 10% की रिजर्व रख लिया, 900 का 10% रख लिया, कितना बच गया? एक हमारे लोन ये भी बन गए। चलिए जाइए, एक लोन अकाउंट यहाँ बन गया, एक लोन अकाउंट बन गया। सोचो 1000 यहाँ से आया, 900 यहाँ से आया और 810 वहां से आया। ये सारा डीडी का पार्ट है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? मतलब ये है ऐसी प्रक्रिया 10 बार चलेगी। क्यों 10 बार चलेगी सर? क्योंकि आपने रिजर्व कितना रख रखा है? 10%, 10 10 जा 100। मतलब ये हुआ कि सर एक मल्टीप्लायर होता है जहां पर हम लोन सैंक्शन करने का निकालते हैं वैल्यू। वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1/CRR। क्या फॉर्मूला होता है? K इक्वल्स टू 1/CRR। और ये CRR कितना परसेंटेज में होता है? तो 1/10% अगर लिखोगे तो 10% को अब ये जो 100 आएगा 1 × 100/10 बन जाएगा। तो 1 × 100/10 कितना आएगा? 10 टाइम्स। इसका मतलब कि अगर CRR 10% है, बैंक 10 गुना लोन दे देगी। मान लो CRR 20% है, तो बैंक तो ज्यादा रिजर्व रख रहा है ना, तो लोन कब जाएगा? मान लो कि 20% अगर CRR है, क्या फॉर्मूला बनेगा K का? 1/CRR, 1 × 100/20 कितना आएगा? यानी अगर 20% CRR है तो बैंक 5 गुना ही लोन दे सकती है, 5 टाइम्स लोन दे सकती है। तो 10% और 20% में क्या अंतर है कि 10% में बैंक 10 टाइम्स लोन दे रही है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है मार्केट में। 20% अगर CRR हो रहा है तो 5 गुना ही बैंक लोन दे रही है, तो मनी सप्लाई बैंक के कम हो रही है। इसका मतलब कि हायर द CRR, हायर द lower the demand deposit, lower the CRR, higher the demand deposit। इंडिया में हर 2 महीने में मॉनेटरी सप्लाई आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक RBI जो है मनी सप्लाई पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? मनी सप्लाई पे।
तो आरबीआई, जब आरबीआई को ये लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, यानी इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन चल रहा है, डिमांड की कमी है, मुझे बताओ जब डिमांड की कमी होगी इकोनॉमी में, आरबीआई सीआरआर को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा कि इंक्रीज करेगा? जब डिमांड की कमी हो इकोनॉमी में, डिमांड क्या हो? कम हो, तो आरबीआई सीआरआर को कम करेगा कि बढ़ा देगा? इकोनॉमी में डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी जो सप्लाई जितना प्रोडक्शन कर रहा है उतना डिमांड है, डिमांड कम रहा है। डिमांड कम होने का मतलब लोगों के पास पैसे कम होंगे ना। तो मुझे बताओ, व्हेन एग्रीगेट डिमांड लोअर देन द एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट विल आरबीआई डू? इज इट सीआरआर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? यस, आरबीआई सीआरआर को कम कर देगी। आरबीआई सीआरआर को जब कम करेगी तो डिमांड में क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो पहले सीआरआर कम करके जा रहा नहीं, पहले से सीआरआर आरबीआई ने क्या किया है? थोड़ा सा कम किया है। क्या किया है? कोई दिक्कत नहीं। अब वही मान लो, अच्छा ये बताओ, जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, ये डिफ्लेशन कहलाएगा इन्फ्लेशन कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, क्या कहलाएगा? डिफ्लेशन की इन्फ्लेशन? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होगा? इन्फ्लेशन का। किसका? वेरी गुड, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? मंदी का सिचुएशन आता है। वही एग्रीगेट सप्लाई कम हो और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, तब कौन सा प्रॉब्लम आएगा? इन्फ्लेशन। बोथ प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो लोग जहां रहेगा वहीं बात पढ़ लो पहले यहाँ पे। बात ये तो पढ़ो तो पहले जल्दी से। अरे फ्रिज के पास, तो फ्रिज के पास फेंकना था, इसको बता दो। इसको साफ कर दो। पढ़ लिया? आकाश पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात नहीं। इन द प्रीवियस चैप्टर, एवं प्रीवियस चैप्टर का नाम क्या था? प्रीवियस चैप्टर का नाम क्या था? मनी। वी नोटेड दैट कॉमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंडिया मनी सप्लायर कितने हैं? 3। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई कब आया? 1934। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949। द कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव ऑथोरिटी टू फॉर इशूइंग द करेंसी। कॉमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता है। करेंसी इशू करता कौन है फिर? बट कॉमर्शियल बैंक भी मनी सप्लायर है, क्योंकि वो एफडीआर, चेक जो है वो सब इशू करता है। दे कैन नॉट इशू कॉइन्स और नोट्स, ये ना कॉइन्स इशू करते हैं ना नोट्स इशू करते हैं। येट दे आर सप्लायर्स, फिर भी ये क्या कहलाएंगे? मनी ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी। जैसे अभी बोला ना कि पैसे से ही पैसा बना रहा है, तो कहने की मनी, उसका मनी वैल्यू बढ़ रहा है ना। और जब मनी वैल्यू बढ़ रहा है तो वो भी मनी सप्लायर का पार्ट हो गया। बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, किसके थ्रू? In the present chapter we discuss the process of money creation। यहाँ देखो, ये है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन जो हमने बता रखा है ना? यस सर।
समझ गया? तुम क्या बतिया? फोन लो, फोन लो, फोन लो, फोन लो, फोन लो, शाम को फोन लो। तालाब में 2 बत्तख रहता है, एगो एक कोना एगो ऊ कोना, और दोनों का काम क्या है? ऐसे देखते रहेगा, पढ़ाई से मतलब नहीं है। बताओ, तू बताएगा, अब दोनों बताएगा अभी से। अब क्लास चलेगा 10:30 तक। बैटरी खत्म हो गई। बताओ, आरबीआई एक्ट कब आया? इंडिपेंडेंस से पहले आया कि इंडिपेंडेंस के बाद आया? इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो फिर बिगड़ रहा है, तो आगे से पीछे होते तो फिर चल जाए तो वहां पे समझ में नहीं आ रहा है तुमको, यार क्या करें इसका, हमको समझ में नहीं आ रहा लड़का का। बैठ 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 बैठ। लड़का जो है ना, अरे सुनो, देखो पता है क्या होता है, जब आप टीचर सामने पढ़ाता है बच्चा को ऐसे को समझना चाहिए ना, हाँ कैसा होता है, तो ये ऐसे रहता है, क्या समझ रहा है, मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा। दूसरा नोटिस करते कि हंसते रहता है, खेलते रहता है, ये दोनों तुमको भी देखे। अमित तुमको ही बोल रहे, तुम किधर दिख रहा है? गधा है तुमको, बताओ। सर फोन आ रहा है आगे पप्पा का, लिखा हुआ पप्पा जी सतरपुरा। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, ये देखो सतपुरा लिखा हुआ है। यहाँ देखोगे, अब ये सब लोग खुद से पढ़ेगा, हम पूछेंगे। ठीक है। हाँ, ये देखो, वो प्राइमरी पढ़ाया था, सेकेंडरी पढ़ाया था ना, दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा?